तो बच्चों लास्ट हमने वीडियो में क्या पढ़ा था, परमानेंट जमींदारी सिस्टम के बारे में, जिसमें जमींदार पर एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स मुकर्रर कर दिया गया था कि वो टैक्स जमींदार को एवरी ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश को देना ही देना है, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोडक्ट बने या प्रोडक्ट ना बने, चाहे क्रॉप्स प्रोड्यूस हो या ना हो, चाहे एग्रीकल्चर में प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। उसके बाद सिस्टम शुरू हुआ जोटवारी सिस्टम। ये सिस्टम की खास बात यह है बच्चों के फार्मर्स के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान बीच में ना कोई एजेंट हुआ करता, ना कोई जमींदार, ना कोई ठेकेदार। ओके, फार्मर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट गवर्नमेंट से होता। ये जोटवारी सिस्टम स्टार्ट किया गया। इस सिस्टम के तहत एक कानून बनाया गया कि फार्मर्स किसान अब अपना टैक्स डायरेक्टली सीधे तौर पर जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। किसी जमींदार को देने की जरूरत नहीं, किसी लैंड ओनर को देने की जरूरत नहीं, किसी एजेंट को देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जाकर गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ये जमींदारी सिस्टम की जोटवारी सिस्टम की मेन खास बात है। और इस जोटवारी सिस्टम के तहत जब ये फैसिलिटी किसान को दी गई तो उस पर एक और जिम्मेदारी भी दी गई कि टैक्स कितना दिया जाए। तो ये कहा गया गवर्नमेंट से कि हर किसान अपने खेती बाड़ी का जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है, जो जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी अनाज बिकता है, उस अनाज का आधा हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे दे। हाफ ऑफ द आउटपुट वाज फिक्स्ड एज द लैंड टैक्स। ओके, साल में एक मर्तबा जितना भी अनाज बिकता है उस अनाज का आधा हिस्सा आप जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब अगर किसी साल बारिश बहुत ज्यादा हो गई और बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और क्रॉप्स बह गए, यानी अनाज बह गया, फिर भी आपको फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देना है। यानी कि आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आधा आपको गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, ये जो सिस्टम जोटवारी सिस्टम शुरू करा, कौन सी शुरू किया? थॉमस मुनरो मद्रास में, यानी कि चेन्नई, जो आज चेन्नई है, इससे पहले मद्रास कहा जाता था, आज उसका नाम चेन्नई रखा गया। वहां पर थॉमस मुनरो ने इस एक्ट की शुरुआत की। ओके, नेक्स्ट है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम मतलब एक देहात हो या एक जिला हो, ठीक है, या फिर एक रियासत हो, मतलब एक विलेज हो या एक डिस्ट्रिक्ट हो या एक स्टेट हो, वहां पर जमींदार को फिक्स कर दिया गया था कि वो जमींदार एक विलेज पर एक जमींदार को फिक्स कर दिया गया था, एक डिस्ट्रिक्ट पर इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट पर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस हैं, उस विलेजेस के जितने भी जमींदार है, उस जमींदार पर एक बड़ा जमींदार एक डिस्ट्रिक्ट पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर फिक्स कर दिया गया था। यानी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जमींदार, बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जमींदार। अब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का जो जमींदार, उसकी जिम्मेदारी ये है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी देहात है और उन देहातों के जितने भी जमींदार है, उनके पास से टैक्स कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को ले जाकर सबमिट करे। ये जमींदारी सिस्टम, इसे कहते हैं महलवारी सिस्टम। ये शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश में और बहुत से इलाके में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बहुत से इलाके में और पंजाब में भी इसकी शुरुआत हुई। ओके, नाउ टोटल इंपैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये जो टैक्स सिस्टम शुरू किया गया, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट जमींदारी सिस्टम, जोटवारी सिस्टम, इसके वजह से ब्रिटिश को कितना मुनाफा हुआ और किस अंदाज में मुनाफा हुआ, ये पॉइंट्स में डिक्लेयर किया गया। ब्रिटिश कन्वर्टेड लैंड इनटू ए रिमार्केबल कमोडिटी। मतलब ये कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तानी जमीन को पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया था। ठीक है, पैसा कमाने का जरिया बना दिया था। और जो भी किसान टैक्स नहीं पे कर सकता, टैक्स नहीं पे कर रहा हो, या फिर टैक्स नहीं पे कर पा रहा हो, या फिर टैक्स नहीं पे
कर सकता हो तो उसकी जमीन गवर्नमेंट ले लिया करती थी और उसकी जमीन पर ऑक्शन होता, नारे लगाए जाते, नारेबाजी लगाकर उस जमीन को बेच दिया जाता था। ओके, as land tax was to pay in cash form, the money gained prominence। अब चूंकि टैक्स जो है पैसों की शक्ल में देना होता था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा खेत है, मेरे पास 1000 थैले जवारी हुई, तो मैं 500 थैले जवारी लेके जाके टैक्स के तौर पर नहीं दे सकता। मैं 500 थैले जो 1000 थैले जो मैं बेचूंगा, उस 1000 थैले बेचने के बाद जितना मुझे मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा कैश के तौर पर मुझे देना होगा। Okay, to increase income, zamindars insisted on cultivating crops like cotton, jute, peanut, tobacco, sugarcane and other commercial crops instead of food crops। इनकम को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए जमींदार किसानों को क्या तलकीन करते थे, क्या जबरदस्ती करते थे कि तुम अपने खेतों में जो है सो कॉटन के झाड़ लगाओ और जो है सो काजू के, बादाम के झाड़ लगाओ और गन्ने के झाड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिकता है, इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, इसे इंडिया के बाहर भी बेचा जा सकता है और इससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजों की पीक बढ़ गई, ये सारी चीजों का प्रोडक्ट और प्रोडक्शन बढ़ने से ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को खाने को मिलने लगे। ओके, विद द जमींदारी सिस्टम न्यू क्लासेस ऑफ फार्मर्स अराइज। इस जमींदारी सिस्टम की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले किसान नहीं थे वो लोग किसान बन गए। पहले वो सभी लोग पहले जो खेती बाड़ी नहीं करते थे वो लोग खेती बाड़ी करना शुरू करें। किस वजह से? प्रॉफिट की वजह से। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश एजुकेशन। बच्चों, ब्रिटिश ने सोचा कि जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान किस तरह देहाती तरह किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल एकदम एक गैर मजहबी, ठीक है, गैर मजहबी जिंदगी गुजार रहे, कोई अदब नहीं, कोई सलीका नहीं, कोई तरीका नहीं, खाने पीने का कोई सलीका तरीका नहीं, बात करने का कोई सलीका तरीका नहीं, रहन सहन का कोई सलीका तरीका नहीं। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश जब देखे तो एक फैसला करे कि हमें चाहिए कि हम इंडियंस को एजुकेशन दें, इंडियंस को, इंडिया के सिटीजन्स को इल्म हासिल करने के लिए मोटिवेट करें, शौक और ज़ौक दिलाएं, जज्बा दिलाएं, ठीक है। इसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट साल में हर साल जो है 1 लाख रुपए बजट, एजुकेशन बजट के तौर पर रख दिया करती थी, ठीक है। लेकिन 1823 तक भी उस बजट में से कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कुछ भी काम नहीं किया गया। मतलब ये कि कुछ भी काम नहीं किया गया। लेकिन एजुकेशन के लिए बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने बहुत योगदान दिया है, बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया है, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है जो हर हिंदुस्तानी को उसके हुकूक के बारे में बताती है और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। इंडियन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, इंडियन होने के नाते हमारे हुकूक क्या हमें मिलने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि हर बच्चे को इल्म हासिल करने का पूरा हक है और पूरी जिम्मेदारी है कि वो इल्म हासिल करे। इसी के तहत बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले गए। एट द सेम टाइम द कंपनी आल्सो हैड डिफरेंट आइडिया, इट नीडेड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस टू वर्क। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अब जो है इंडियन सिटीजन्स की जरूरत थी जो आके जॉब कर सके, क्योंकि इंडिया के लोग अगर जॉब करेंगे तो इंडिया में पहले तो गरीबी है, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा पैसा देखे हुए नहीं है, बहुत बड़ा पैसा इन्हें मालूम नहीं, तो बहुत छोटे सैलरीज में भी ये लोग काम कर लेंगे। ये सोचकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एजुकेशन पे बहुत जोर दिया कि अगर ये लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और हमारी कंपनी में काम करने के काबिल बन जाएंगे तो हम बहुत थोड़ी सैलरी में हम इन्हें जॉब रख सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयज भी ब्रिटिशर्स के थे, काम करने वाले भी ब्रिटिशर्स के थे। अब ब्रिटिशर्स के थे मतलब वो लोग सैलरी बहुत ज्यादा दे रहे थे, लेकिन वही अगर इंडियन रखेंगे, हम इंडिया के लोगों को रखेंगे तो वो लोग बड़ा पैसा तो देखे नहीं, ज्यादा पैसा देखे नहीं, बहुत थोड़े कम में, बहुत थोड़ी सी सैलरी में वो लोग काम करेंगे। ये सोचकर ईस्ट इंडिया कंपनी भी एजुकेशन में बहुत काम